नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के खंड आ के अंतर्गत चौथी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्व और उत्सवों को। पिछले वीडियो में हमने कुछ समारोह का अध्ययन किया था, साथ ही साथ कुछ पर्वों का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है और कहां कहां पर और किस किस समय इन मेलों का आयोजन होता है। सबसे पहले इन मेलों को पढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेले होते क्या हैं और इनका आयोजन क्यों होता है। तो मेलों का आयोजन अक्सर किसी व्यक्ति की याद में या उसको सम्मान दिलाने के लिए या उसे याद करने के लिए अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। अब किसी व्यक्ति से संबंधित क्या कोई भी व्यक्ति आ जाएगा? तो नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं जिनका उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो या तो वो व्यक्ति होंगे या फिर कुछ मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में उस ईश्वर की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए वर्ष में लोग एक बार वहाँ पर एकत्रित होते हैं। अब एकत्रित होकर उनको याद करते हैं। याद करने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मेलों का आयोजन एक सीमित समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मेला जो लगा तो हमेशा चलता रहा, नहीं, ये सीमित समय के लिए होता है। जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 13 दिन, 15 दिन, ऐसे कुछ दिनों के लिए इन मेलों का आयोजन किया जाता है। और इन मेलों में होता क्या है? इन मेलों में मनोरंजन के साधन जुटाए जाते हैं। लोग नवीन नवीन कर्तव्य देखने के लिए और दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मौत कुओं का आयोजन किया जाता है, जैसे यहाँ पर सर्कस का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े झूलों का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग नवीन नवीन कर्तव्य दिखाने के लिए और उनका लुत्फ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं। साथ ही साथ लोग इन मेलों में बहुत सारी वस्तुओं का या चीज़ों का क्रय करने के लिए और विक्रय करने के लिए भी एकत्रित होते हैं। तो इस तरीके से सीमित समय के लिए कहीं कहीं पर किसी इंसान को सम्मानपूर्वक या उसको याद करने के लिए या किसी ईश्वर की प्रतिष्ठा वहाँ पर जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोग वर्ष में एक बार जब एकत्रित होते हैं, वहाँ पर मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? मेला कहा जाता है। अर्थात उस स्थान पर जब ये लोग जमावड़ा करते हैं तो तब उसे मेला कहा जाता है। क्लियर हुआ? मेला क्या कहलाता है? जहाँ पर मनोरंजन के साधन एकत्रित किए जाते हैं सीमित समय के लिए। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में मेले कब आयोजित किए जाते हैं और कब नहीं किए जाते। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यदि हम मेलों की बात करें तो सर्वाधिक मेलों का आयोजन मुख्यतः चैत्र और बैसाख माह में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस माह में जो किसान होते हैं वह फ्री हो जाते हैं। फसल इनकी कट गई होती है और कट जाने के बाद उनके पास पैसे की आमदनी हो जाती है और वह फ्री भी हो जाते हैं, काम से फ्री हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों की छुट्टियों का टाइम चल रहा होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। इसलिए सर्वाधिक जो मेलों का आयोजन है वह चैत्र और बैसाख माह के अंतर्गत होता है और सबसे कम बरसात के सीजन में। क्यों? क्योंकि बरसात के सीजन में समस्या क्या होती है? पानी गिरने की समस्या होती है और मेले जो होते हैं खुले स्थान पर लगाए जाते हैं और जितने भी कर्तव्य हैं वह खुले स्थान पर ही दिखाए जाते हैं। और पानी गिरने के कारण यह जो मेले होते हैं उनका जो कार्यक्रम है वो क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए सभी मेले, अधिकतर मेले कब किस सीजन में लगाए जाते हैं? गर्मी के सीजन में लगाए जाते हैं। और मेलों का आयोजन अधिकतर रात के समय किया जाता है। कब किया जाता है? रात के समय भी होता है और दिन के समय भी होता है। मैक्सिमम कब होता है? रात के समय होता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां भरे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन जिले में भरे जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में जितने भी मेले हैं उनमें से सर्वाधिक संख्या में मेले का आयोजन कहां होता है? उज्जैन जिले में होता है। और यदि हम सबसे कम मेलों की बात करें कि सबसे कम मेले किस जिले में भरे जाते हैं या कहां पर लगाए जाते हैं, तो सबसे कम कहां पर होते हैं? होशंगाबाद जिले में होते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। और सबसे कम आयोजन कहां पर होता है? तो होशंगाबाद जिले में होता है। चलिए मेलों में आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से मेले और कब कब इनका आयोजन किया जाता है। इनको हम 4 भागों में बांटकर देख लेते हैं, 4-5 भागों में बांटकर देखेंगे। जैसे कि चंबल क्षेत्र के जो मेले हैं उनको अलग करके देखेंगे हम, निमाड़ क्षेत्र के मेले, मालवा क्षेत्र के मेले, सतपुड़ा क्षेत्र के मेले, बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के मेले। इस तरीके से हम इन्हें बांटकर अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मध्य भारत के पठार या चंबल क्षेत्र के मेले कि चंबल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेलों से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं।
मेले से प्रश्न जो आएगा या तो 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंबल क्षेत्र के मेले को लिखिए या सतपुड़ा क्षेत्र के मेलों को लिखिए, या फिर प्रश्न आ जाएगा कि बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर मालवा या निमाड़ के मेलों को लिखिए। या फिर 3 नंबर में सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि नागाजी का मेला, सीधा लिख दिया जाएगा नागाजी का मेला। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस क्षेत्र का मेला है, इसका आयोजन कब किया जाता है, और यदि कितने दिवस, यदि कुछ दिवस हैं, कितने दिवस के लिए यह मेला भरा जाता है, तो वो दिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी मेले एक से होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जानकारी इसमें प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है कि इन मेले में किसकी पूजा की जा रही है, क्या हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेले में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर हाट लगाया जाता है, सीमित समय के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर लोग नवीन नवीन कर्तव्य दिखाने के लिए और देखने के लिए एकत्रित होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों का क्रय और विक्रय करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, मनोरंजन का साधन जुटाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो पहले मेले की बात करते हैं जो कि चंबल क्षेत्र का है, उसे कहते हैं नागाजी का मेला। नागाजी एक संत थे और इनकी याद में यह मेला भरा जाता है, यह मेला लगाया जाता है। और मेला कहां पर लगता है, तो यह पोरसा गांव मुरैना में लगता है। मुरैना के अंतर्गत पोरसा गांव आता है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो इसका आयोजन नवंबर दिसंबर माह में किया जाता है। कब किया जाता है, नवंबर दिसंबर माह में। तो मेले में सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है कि मेला का आयोजन कहां पर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, जिले के साथ साथ आपको स्थान का नाम भी याद रखना है, क्योंकि स्थान सीधा सीधा पूछा जाता है। तो नागाजी का मेला कहां पर होता है, पोरसा मुरैना में इसका आयोजन होता है। कब होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। और इसकी विशेषता यह है कि यहां पर सबसे पहले बंदर बेचे जाते थे और अब धीरे धीरे इसका परिवर्तन हो गया है मेले में। और इस मेले में अब क्या होता है, जानवर बेचे जाते हैं, बहुत सारे जानवर। पहले सिर्फ बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे जानवरों की यहां पर खरीद और बिक्री की जाती है, यहां पर जानवर बेचे जाते हैं। क्लियर हुआ नागाजी का मेला। आगे बढ़ते हैं, अगला है पीरबुधान का मेला। पीरबुधान क्या थे, एक संत थे, इनकी याद में सावरा शिवपुरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन कब होता है, तो अगस्त से सितंबर माह के मध्य होता है। कब होता है, अगस्त सितंबर माह में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीरबुधान का मेला कहां पर होता है, सावरा शिवपुरी में इसका आयोजन किया जाता है। फिर है हीरा भूमिया का मेला। यहां देखिएगा कि ये जो महान संत हैं उन्हीं की याद में यहां पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हीरा भूमिया का मेला, तो हीरा भूमिया का मेला गुना और ग्वालियर 2 जिलों में इसका आयोजन किया जाता है। कहां कहां पर, गुना में और ग्वालियर में, दोनों जगह पर इसका मेला भरा जाता है। और इनके मेलों का आयोजन कब होता है, तो यह अगस्त सितंबर माह में ही इसका आयोजन किया जाता है। तो पीरबुधान का मेला और हीरा भूमिया का मेला दोनों का जो आयोजन है वो किस माह में होता है, अगस्त सितंबर माह में किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं साहेबुद्दीन औलिया का मेला। साहेबुद्दीन क्या थे, एक सूफी संत थे जिनकी याद में इसका मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कहां पर होता है, नीमच में होता है। किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, नीमच डिस्ट्रिक्ट में होता है। आयोजन कब होता है, तो यह फरवरी में होता है और 4 दिन का मेला यहां पर लगाया जाता है। कितने दिन का मेला लगाया जाता है, 4 दिन का। ये ध्यान रखना है आपको, ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि साहेबुद्दीन औलिया का जो उर्स है, जो मेला है, वो कितने दिन का भरा जाता है, तो 4 दिन के लिए लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, नीमच में लगाया जाता है। किस महीने में लगाया जाता है, तो फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। फिर सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगाया जाता है। ये जो मेला है उसका आयोजन कहां पर होता है, शिवपुरी में होता है। और कब होता है, तो सिद्धेश्वर है शिवजी के उसमें होता है और शिवरात्रि के अवसर पर होता है। कब होता है, शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, शिवपुरी में किया जाता है। फिर आता है हीरामन बाबा का मेला। जो हीरामन बाबा है, इनके सम्मान में इस मेले का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, हीरामन बाबा ग्वालियर में बहुत ही फेमस थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से जो महिलाएं बांझ होती थी, बांझ का मतलब क्या होता है कि जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, तो उनका बांझपन दूर हो जाता था। जो बांझ महिलाएं होती थीं वो इनके दर्शन के लिए जाती थीं, और यदि हीरामन बाबा उनको आशीर्वाद दे दिया करते थे तो उनका बांझपन दूर हो जाता था, उन्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाती थी। तो इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में हीरामन बाबा के मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मालवा के पठार के मेले कि मालवा के पठार में कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है। तो यहां पर पहला मेला कौन सा है, त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी के मेले का आयोजन कहां पर होता है, रतलाम में होता है। आपको ध्यान रखना है। तो त्रिवेणी के मेले का आयोजन कहां हो रहा है, रतलाम में हो रहा है। और इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन होता है दिसंबर माह में और यह 11 दिनों तक लगा रहता है।
इस मेले का आयोजन कितने दिनों तक होता है? 11 दिनों तक होता है। कब होता है? दिसंबर माह में होता है। और कहां पर होता है? तो रतलाम में होता है। अगले मेले की बात करते हैं जिसे कहते हैं गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेले का आयोजन अवंतीपुरा बड़ौरिया, ये क्षेत्र का नाम है, और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आगर मालवा के अंतर्गत आता है। तो अवंतीपुरा बड़ौरिया में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और आयोजन कब होता है? तो अप्रैल माह में होता है। कब होता है? अप्रैल माह में होता है। किस नदी के किनारे होता है? तो यह नेवज नदी के किनारे होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके भी रखा है। आपको ध्यान रखना है कि जो गरीबनाथ बाबा का मेला है, इसका आयोजन अवंतीपुरा बड़ौरिया में होता है। और ये कहां पर आता है? आगर मालवा में आता है। और आयोजन किस माह में होगा? अप्रैल माह में होगा, नेवज नदी के किनारे होगा। और साथ ही साथ यह जो मेला भरता है, यह मेला के जो आयोजन है वह 15 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए होता है? 15 दिनों के लिए। इस मेले का आयोजन 15 दिनों तक होता रहता है। फिर आता है तेजाजी का मेला। तेजाजी भी एक संत थे जिनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कहां पर होता है? भामावत गुना में होता है। भामावत स्थान है जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, एक तो गुना भी याद रखना है, दूसरा भामावत भी याद रखना है। आयोजन कब होता है? तो फरवरी माह में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो तेजाजी का मेला है, तेजाजी के मेले का आयोजन फरवरी माह में होता है। और कहां पर होता है? भामावत गुना में होता है। चामुंडा देवी का मेला। चामुंडा देवी का मेला देवास में जो चामुंडा माता का मंदिर है वहां पर प्रत्येक वर्ष इनके सम्मान में या इनकी उपासना में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? देवास में किया जाता है। बात कर लेते हैं हम निमाड़ अंचल के मेलों की कि आखिर निमाड़ अंचल में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मेले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हम जो प्रमुख प्रमुख मेले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप मेंस में लिख सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और निमाड़ अंचल के मेलों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख है सिंगाजी का मेला। संत सिंगाजी जो कि निमाड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनकी याद में यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? पिपलिया गांव खंडवा में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो नाम आते हैं, एक पिपलिया खुर्द आता है जो कि खरगोन के अंतर्गत आता है, और एक पिपलिया आता है जो कि खंडवा के अंतर्गत आता है। जो सिंगाजी हैं इन्हें निमाड़ का क्या कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके मेले का आयोजन कहां होता है? पिपलिया खंडवा में होता है। कब इसका आयोजन किया जाता है? तो शरद पूर्णिमा के समय इसका आयोजन होता है। और यह जो मेला लगता है वह 7 दिवस के लिए लगता है। कितने दिवसीय मेला है ये? 7 दिवसीय मेला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? निर्माण का कबीर, ये उपमा दी जाती है संत सिंगाजी को। संत सिंगाजी कबीर के समान क्या गाते थे? साखियां साखियां गाते थे, इसलिए इन्हें निर्माण का कबीर भी कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में 7 दिवसीय मेले का आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पिपलिया पिपलिया खंडवा में किया जाता है। सिंगाजी के गुरु ही थे कालूजी महाराज, और कालूजी की याद में कालूजी का मेला लगाया जाता है। लेकिन इस मेले का आयोजन जो है पिपलिया खुर्द खरगोन में किया जाता है। मैंने बताया था 2 स्थान है, एक पिपलिया है जो कि खंडवा में आता है, और एक पिपलिया खुर्द है जो कि खरगोन के अंतर्गत आता है। तो जो कालूजी का मेला है उसका आयोजन कहां पर होता है? पिपलिया खुर्द में होता है। और कालूजी कौन थे? संत सिंगाजी के गुरु थे। इसका आयोजन कब होता है? तो यह दिसंबर जनवरी माह में होता है। और यह 30 दिवसीय मेला होता है। कितने दिवसीय मेला होता है? 30 दिवसीय। इसका आयोजन 30 दिवस तक होता रहता है। फिर बात कर लेते हैं हम शहीद का मेला। शहीद के मेले का आयोजन कहां पर होता है? सनावद खरगोन में होता है। खरगोन में सनावद एक स्थान है, वहां पर शहीद के मेले का आयोजन होता है। बालाजी के मेले की बात करें तो बालाजी के मेले का आयोजन जो है वो कहां पर होता है? बुरहानपुर में होता है। क्षेत्र कौन सा है? बुरहानपुर। इसका आयोजन कब होता है? तो नवरात्रि पर होता है। ताप्ती नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। कब? नवरात्रि के समय पर। कहां पर? बुरहानपुर में। कौन सा मेला है? बालाजी का मेला है। अगला मेला है नवग्रह का मेला। नवग्रह का मेला का आयोजन कहां पर होता है? खरगोन में किया जाता है। इसका आयोजन कहां पर होता है? खरगोन में होता है। और इसका आयोजन कब होता है? तो यह मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। जब मकर संक्रांति चल रही होती है तो उसी के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। और कहां पर होता है? खरगोन में होता है। बात कर लेते हैं सतपुड़ा क्षेत्र के मेले कि सतपुड़ा अंचल में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध हैं। तो वहां पर जैसे कि गोटमार का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और इसका आयोजन कहां पर होता है? पांडुरना छिंदवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? पांडुरना एक स्थान है जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो जाम नदी के किनारे होता है। किसके किनारे होता है? जाम नदी के किनारे।
फिर होता है मठार देव का मेला। मठार देव का मेला सारणी जो कि सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, तो सारणी में इसका आयोजन किया जाता है और यह इसका आयोजन कब होता है, तो मकर संक्रांति के समय ही इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आप देखिएगा बहुत सारे मेलों का आयोजन कब हो रहा है, मकर संक्रांति के समय पर ही हो रहा है और इसी समय पर बहुत ज्यादा मेलों का आयोजन भी किया जाता है। क्लियर हुआ? मकर संक्रांति में किसका हो रहा है, मठार देव के मेले का भी आयोजन हो रहा है। चौरागढ़ का मेला, चौरागढ़ का मेले का आयोजन कहां पर होता है, पचमढ़ी में होता है और पचमढ़ी में बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है, जैसे कि चौरागढ़ का मेला हो गया, नागद्वारी का मेला हो गया, इसका आयोजन भी कहां पर होता है, पचमढ़ी में होता है। एक प्रमुख मेला है जिसे कहा जाता है बरमान का मेला। किसका मेला, बरमान का मेला। बरमान एक स्थान है जो कि नरसिंहपुर जिले के जो गाडरवारा तहसील है उसके अंतर्गत आता है, गाडरवारा तहसील, और यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब होता है, इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के समय पर ही होता है। और कितने दिवसीय ये मेला होता है, तो 13 दिवसीय मेला होता है। ये प्रश्न एक बार प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि जो बरमान का मेला है वह कितने दिवसीय होता है, और एक बार प्रश्न आया था कि जो बरमान का मेला है वह इसका आयोजन कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, गाडरवारा जो तहसील है और किसके अंतर्गत आती है, वह है नरसिंहपुर के अंतर्गत आती है, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शंकरवन का मेला, जो शंकरवन का मेला है इसका आयोजन छिंदवाड़ा में किया जाता है और कब होता है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर ही इसका आयोजन किया जाता है। माठ घोघरा का मेला जो है, माठ घोघरा के मेला का आयोजन भैरोथन किसमें होता है, भैरोथन में होता है। और भैरोथन स्थान कहां पर आता है, सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिवनी के भैरोथन में माठ घोघरे के मेले का आयोजन किया जाता है। कब इसका आयोजन होता है, तो शिवरात्रि के अवसर पर होता है। और यह जो मेला होता है वह कितने दिवसीय होता है, तो 15 दिवसीय होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो माठ घोघरा का मेला है वह 15 दिन के लिए भरा जाता है। कहां पर भरा जाता है, तो शिवनी भैरोथन में इसका आयोजन होता है। कब होता है, तो महाशिवरात्रि के समय इसका आयोजन किया जाता है। रामपायली के मेले की बात करें तो इसका जो आयोजन है वह बालाघाट में किया जाता है और चंदन नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। तो किसके किनारे हो रहा है, चंदन नदी के किनारे हो रहा है और बालाघाट में हो रहा है। रामजी बाबा के मेले की बात करें तो रामजी बाबा का मेला जो है इसका आयोजन होशंगाबाद जिले में होता है। कहां पर होता है, होशंगाबाद जिले में होता है। कान्हा बाबा के मेले की बात करें तो कान्हा बाबा के मेले का आयोजन कहां पर होता है, सोडलपुर हरदा में होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। यहां पर इस सोडलपुर आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में सोडलपुर देते हैं और यहां पर फिर हरदा होशंगाबाद बहुत सारे जिले दे दिए जाते हैं। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। और मेंस की बात करें तो मेंस में कान्हा बाबा का मेला सीधा दे दिया जाएगा आपको। तो आपको लिखना होगा कि कान्हा बाबा का मेला कान्हा बाबा की याद में आयोजित किया जाता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह सतपुड़ा अंचल के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ कहां पर इसका आयोजन किया जाता है, तो सोडलपुर हरदा में इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है? ऐसे 2-3 पॉइंट आपको मेले के विषय में याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम बुंदेलखंड के मेले की कि बुंदेलखंड में किन कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। तो बुंदेलखंड के मेलों की बात करें तो यहां पर बलदेव जी का मेला प्रमुख है। कौन सा है, बलदेव जी का मेला, जिसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जाता है, पन्ना जिले में किया जाता है। पन्ना जिले में बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है, जैसे कि बलदेव जी का मेला। और जो बलदेव जी का मेला है वह कितने दिवसीय है, 21 दिवसीय है, अर्थात 21 दिवस तक इस मेले का आयोजन होता रहता है। शरद समैया का जो मेला है वह भी पन्ना जिले में ही आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है, पन्ना जिले में। जल विहारी की मेले की बात करें तो जल विहारी मेले का आयोजन जो है वह छतरपुर जिले के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत। और इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन होता है अगस्त सितंबर माह में। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जल विहारी का मेला है अगस्त सितंबर माह में छतरपुर जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। जागेश्वर देवी का मेला, तो जागेश्वर देवी माता देवी की आराधना हेतु इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर इसका आयोजन होता है, तो चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी स्थान है जहां की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जागेश्वर देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। शनकुआ का मेला, शनकुआ का मेले का आयोजन दतिया, जो शेवड़ा ग्राम है यहां पर इसका आयोजन होता है। और इस शेवड़ा ग्राम दतिया जिले के अंतर्गत आता है। तो दतिया जिले में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो शनकुए के मेले का आयोजन किया जाता है। और कब इसका आयोजन होता है, तो इसका आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा पर। और यह कितने दिवसीय है, तो 15 दिवसीय है। 15 दिवस तक इस मेले का आयोजन संचालित होता रहता है। रतनगढ़ के मेले की बात करें तो रतनगढ़ का मेला भी दतिया में ही आयोजित किया जाता है। रामलीला के मैदान की बात करें तो रामलीला का मैदान भी दतिया में ही आयोजित किया जाता है। धमोनी उर्स,
धमोनी उर्स जो है इसका आयोजन कहां पर होता है? सागर जिले में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। धमोनी उर्स का आयोजन कहां हो रहा है? सागर जिले में हो रहा है। और किन की याद में हो रहा है? तो बाबा मस्तान शाह की याद में ही इनकी मजार पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि बाबा मस्तान शाह की मजार पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, कहां पर किया जाता है? तो धमोनी उर्स या धमोनी मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर आता है? ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। कितने दिवसीय मेले का आयोजन होता है? तो 15 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी मेलों में दिन लिखे हुए हैं वो तो आपको कंठस्थ करने ही करने हैं, क्योंकि इन दिनों को आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। बाकी मेलों के अंतर्गत आपको सबसे प्रमुख चीज जो याद रखनी है वो क्या रखनी है? उनका स्थान क्या है, मेले का आयोजन कहां पर हो रहा है। बाकी 2-3 चीजें कॉमन होती हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि अधिकतर मेले कब? मकर संक्रांति के टाइम पर या फिर चैत्र वैशाख के टाइम पर लगाए जाएंगे। और सबसे कम कब? बरसात के टाइम पर होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेले में क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जब कभी प्रश्न 5 नंबर में पूछ लिया जाता है तो ये जो कॉमन चीजें होती हैं वो आप लिख दीजिएगा। और फिर सबसे पहले तो आप लिखेंगे स्थान, स्थान के बाद कितने दिवसीय है और कब इसका आयोजन होता है। और फिर 2-3 चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा कॉमन चीजें जो मैंने मेलों के विषय में बताई हैं वो आप वहां पर लिख देंगे। करीला माता के मेले की बात करें तो करीला माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? अशोकनगर में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम बघेलखंड के मेलों की, कि बघेलखंड में कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर महामृत्युंजय का मेला कहां पर? रीवा में इसका आयोजन होता है। गधों का मेला, गधों का मेले का आयोजन कहां पर होता है? सतना में होता है। चंडी देवी का मेला, चंडी देवी के मेले का आयोजन सीधी घोघरा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत होता है। ये आपको दोनों को, ये दोनों याद रखने हैं, सीधी और घोघरा। क्वेटी का मेला, क्वेटी का मेला भी कहां पर होता है? रीवा में। तो रीवा में 2 मेले आप याद रख लीजिएगा, एक महामृत्युंजय का मेला और एक क्वेटी का मेला। क्लियर हुआ? तो ये जो 4 मेले हैं, बहुत सारे मेले हैं, प्रमुख 4 मेले हैं जिनका आयोजन किसके अंतर्गत हो रहा है? बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण मेला होता है सिंहस्थ कुंभ का मेला, जो कि बहुत बड़ा मेला होता है। लगभग 30 दिनों तक इसका आयोजन चलता रहता है। इसका आयोजन कहां पर होता है? तो इसका आयोजन उज्जैन क्षेत्र के अंतर्गत होता है। महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, इसमें सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। और इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। मतलब एक बार इसका आयोजन होगा, फिर 12 वर्ष के बाद फिर इस महाकुंभ का आयोजन होता है। और आयोजन कहां पर होता है? शिप्रा नदी के तट पर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो सिंहस्थ का मेला है या सिंहस्थ का कुंभ मेला है वह शिप्रा नदी के तट पर प्रति 12 वर्ष के बाद उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कितने समय तक चलता रहता है? तो 1 माह तक, 1 माह तक इसका आयोजन होता है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, स्नान करने के साथ इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। 2016 में अभी सिंहस्थ का कुंभ लगा हुआ था। अब 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, तो अगला सिंहस्थ का कुंभ कब लगेगा? 2028 में लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले कब लगा था और अब कब लगने वाला है, कि सिंहस्थ का कुंभ आपसे 5 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में भी बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं। कौन कौन से मेले हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि उल्दन का मेला, कौन सा है? उल्दन का मेला है। बनैनी घाट का मेला है जो कि राहतगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। भापेल का मेला है, साथ ही साथ देवरी का मेला है। देवरी का मेला जो है यहाँ पर खंडेरा का मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर खंडेरा जो है वहाँ पर कुछ इस तरीके की क्यारियां बना दी जाती हैं और वहाँ पर लोग ईश्वर से मन्नत मांगते हैं। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसमें कुछ आग के गोले, जैसे कि जो कोयला होता है, जलता हुआ कोयला रहता है, इस पे से महिलाएं पैदल, महिला या पुरुष जो भी हैं जो मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह पैदल इन भट्टियों में से निकलते हैं। और इसी के सम्मान में यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, और जिसका आयोजन अगहन के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को किया जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है? देवरी का मेला कहा जाता है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मेले हुए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के विषय में। लोक नृत्य होते क्या हैं? तो जो ग्रामीण स्तर पर, मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो लोगों के द्वारा लोक गायन शैली में नृत्य किए जाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए नृत्य किए जाते हैं, विभिन्न पर्व या उत्सव के समय नृत्य किए जाते हैं, उन्हें ही लोक नृत्य कहते हैं। यह लोक नृत्य एक समान ना होकर अलग अलग अंचलों में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि इन्हें यदि हम मध्य प्रदेश में विभाजित करें तो इन्हें हम 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं।
कौन कौन से 4 भाग होंगे? जैसे कि निमाड़ अंचल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, मालवा अंचल के लोक नृत्य, बुंदेलखंड अंचल के और साथ ही साथ बघेलखंड अंचल के लोक नृत्य। इन सभी में लोक नृत्य अलग अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो हम इन सभी अंचलों के लोक नृत्यों को अलग अलग करके देखेंगे, अलग अलग करके समझेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये नृत्य किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य से किस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो या तो आपसे संपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को स्पष्ट कीजिए, 200 शब्दों का प्रश्न बन सकता है। तो यदि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य आ जाते हैं 200 शब्दों में, तो आपको इस तरीके से उसका डिवीजन करना है कि निमाड़ अंचल के लोक नृत्य, मालवा अंचल के, बुंदेलखंड अंचल के और बघेलखंड अंचल के लोक नृत्य। फिर हमें इनके लोक नृत्य को लिख देना है और साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को लिखना है। यदि 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो ये जो वर्गीकरण मैं दिखा रहा हूं सिर्फ आपको इतना लिखना है। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि कोई एक लोक नृत्य दे दिया जाएगा और वो लोक नृत्य आपसे लिखने के लिए बोला जाएगा। सीधा लोक नृत्य दे दिया जाएगा, जैसे कि लिख दिया जाएगा गणगौर। अब गणगौर के विषय में आपको जानकारी देनी होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा कि गणगौर आपसे 200 शब्दों में लिखने के लिए दे दिया गया। तो किसी भी लोक नृत्य को, या लोक गायन हो या लोक नाट्य हो, उसको आपको सीमित शब्दों में ही उसका अध्ययन करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी गाथा लेके बैठ गए और उसको पढ़े जा रहे हैं, पेज 2 पेज आपने उसको पढ़ डाला। आपको बस इतना है, जानकारी होना चाहिए कि किस अंचल का है और कहां पर इसका आयोजन किया जाता है। मैं थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में देता जाऊंगा। जैसे कि हम गणगौर की बात करें तो गणगौर जो लोक नृत्य है वो कहां पर होता है? तो यह निमाड़ अंचल में प्रचलित लोक नृत्य है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? तो वह चैत्र मास में किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र मास में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गणगौर पार्वती देवी, जो गणगौर है वो एक देवी की प्रतिमा होती है और जो कि पार्वती को चिन्हित करती हैं, उनकी पूजा स्वरूप इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गणगौर में क्या होता है? पार्वती को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पुरुष होते हैं या जो पति होते, महिलाओं के पति होते हैं, उन पतियों को ईश्वरीय तुल्य माना जाता है और विभिन्न विभिन्न ईश्वरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो क्लियर हुआ? ध्यान रखना, जो गणगौर नृत्य है वो 2 शैलियों में होता है या 2 रूपों में होता है। एक झालरिया होता है और एक झोला होता है। जो झालरिया होता है उसमें क्या होगा? उसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग इसमें क्या करती हैं? एक ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप में आगे पीछे झुककर एक घेर बनाकर नृत्य करती हैं। और जो झोला होता है, उस झोले में जो महिला और पुरुष होती हैं वह ईश्वर की प्रतिमा को ऊपर सिर में उठाकर नाच करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इस तरीके से गणगौर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है कि आपको क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो गणगौर है वह किस अंचल का लोक नृत्य है, साथ ही साथ यह किसके सम्मान में और कब इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं डंडा नृत्य। तो जो डंडा नृत्य होता है मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य होता है और यह कृषकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कृषकों के द्वारा किया जाता है। चैत्र मास में ही इसका आयोजन होता है। जो कृषक पुरुष होते हैं वह अपने हाथ में 1.25 हाथ का डंडा लेकर एक गोल घेरा बनाकर डांस करते हैं। तो क्लियर है, इस तरीके का जो नृत्य होता है उसे डंडा नृत्य कहा जाता है। अगला नृत्य होता है आड़ा खड़ा नृत्य। जो आड़ा खड़ा नृत्य है वह भी कहां का नृत्य है? निमाड़ अंचल का नृत्य है। ध्यान रखिएगा, यह पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। आड़ा और खड़ा 2 तरीके से होता है। क्लियर हुआ? फिर होता है फाफरिया नृत्य। जो फाफरिया नृत्य है वो फाफरिया की धुन पर किया जाता है। फाफरिया एक वाद्य यंत्र होता है जो कि पुंगी के समान होता है। जब फाफरिया को बजाया जाता है तो इसकी सुर ताल में लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है और उसी के आधार पर इस नृत्य का नाम रखा गया है फाफरिया नृत्य। आयोजन कहां पर होता है? तो निमाड़ अंचल में इसका आयोजन किया जाता है। अगला होता है मांडलिया नृत्य। जो मांडलिया नृत्य होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चीजें होती हैं। ये भी संयुक्त नृत्य होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो वाद्य यंत्र बजाने का कार्य है वह पुरुष करता है। अर्थात जो ढोलक है उसको बजाने का काम कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। लेकिन जो मांडलिया नृत्य है वह नृत्य कौन करती हैं? केवल और केवल महिलाएं करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मांडलिया नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है? वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यहां पर जो वाद्य यंत्र ढोलक है उसे बजाने का कार्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी नृत्य हैं या तो यह किसी पर्व के अवसर पर किए जाएंगे या फिर शादी विवाह उत्सव के अवसर पर इनका आयोजन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मालवा अंचल के नृत्यों की। मालवा अंचल में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो मालवा अंचल की बात करें तो यहां प्रमुख नृत्य है क्या? मटकी।
मटकी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो नृत्य है वह स्त्री परक नृत्य होता है और इसमें जो महिलाएं होती हैं वह मटकी की थाप पर नृत्य करती हैं। किस पर करती हैं, मटकी की थाप पर। इसमें ढोलक के साथ साथ मटकी की थाप दी जाती है और उस थाप पर यह महिलाएं क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। इसी आधार पर इस नृत्य का नाम मटकी नृत्य पड़ा है। अगला नृत्य है गरबा। नवदुर्गा के समय, नवरात्रि का जो समय होता है उस समय पर महिला परक यह नृत्य होता है। महिलाएं एक खंबे में माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए, ताली बजाते हुए, आगे पीछे होते हुए घेरे स्वरूप में यह नृत्य करती हैं, गरबा का गायन करती हैं और इस गरबे के गायन के साथ साथ आगे पीछे होकर इस नृत्य को करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गरबा नृत्य कहा जाता है। पतंग नृत्य की बात करें तो यह कब होता है, तो यह मकर संक्रांति के समय किया जाता है। जब पतंगों को उड़ाया जाता है तो पतंगों को उड़ाते समय इस नृत्य को किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य, ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है आड़ा खाड़ा रजवाड़ी नृत्य। आड़ा खाड़ा रजवाड़ी नृत्य तो एक रजवाड़ी समुदाय होता है, इसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह दो शैलियों में होता है, एक आड़ा में होता है और एक खड़ा में होता है, इसीलिए इसे आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। कब इसका आयोजन किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर, सगाई के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो जो रजवाड़ी होती हैं, इसमें जो आड़ा होता है उसमें महिलाएं आगे झुककर नृत्य करती हैं और जो खड़ा नृत्य होता है उसमें यह महिलाएं खड़े होकर नृत्य करती हैं और खड़े होकर, ध्यान रखिएगा, जो रजवाड़ी साड़ी होती है उसको पकड़कर नृत्य करती हैं, इसलिए इसे आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, यहां पर हमने निमाड़ अंचल के नृत्य देख लिए। निमाड़ अंचल के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं, गनगौर आ रहा है, डंडा आ रहा है, आड़ा खड़ा आ रहा है, फाफरिया आ रहा है और मांडलिया आ रहा है। मालवा के अंतर्गत बात करें तो मालवा अंचल के अंतर्गत हमने 4 नृत्यों का अध्ययन किया है, जिसमें मटकी, गरबा, पतंग और आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य आता है। इसका पूरा नाम क्या है, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य है। तो ये नृत्य क्लियर हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड के अंतर्गत एक नृत्य होता है जिसे कहा जाता है राई। क्या कहा जाता है, राई। राई की बात करें तो राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इसका आयोजन कब कब होता है, तो इसका आयोजन शादी, विवाह, सगाई या उत्सव के समय पर होता है। इसमें जो नर्तकी होती है उसे बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेड़नी। और इस नृत्य के केंद्र में बेड़नी ही होती है, जिसे जो डांस या नृत्य कराने का कार्य कौन करता है, मृदंग करती है। अर्थात इसको जो गति प्रदान करता है वह कौन करता है, मृदंग करता है। तो जिस तरीके से मृदंग बजती जाती है उस तरीके से जो बेड़नी होती है, जो नर्तकी होती है, वह डांस करती जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बेड़नी अक्सर करके पुरुष महिला का रूप धारण करके ही इसमें नाच करते हैं। सेरा नृत्य की बात करते हैं। सेरा जो होता है वो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कैसा होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसमें पुरुषों का ग्रुप होता है, इसमें 20 से 25 पुरुष होते हैं जो डंडा लेकर एक घेरा बनाकर उसको नृत्य को करते हैं। इनकी जो वेशभूषा होती है वो साधारण सी होती है, लुंगी धोती यही पहनकर, गमछा डालकर इसी तरीके से यह नृत्य करते हैं। बधाई नृत्य की बात करें तो जो बधाई नृत्य होता है वह संयुक्त नृत्य होता है, अर्थात इसे महिला और पुरुष दोनों ही संयुक्त रूप से करते हैं। इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन भी विवाह के अवसर पर, सगाई के अवसर पर, या जब कभी नवजात शिशु होता है या बच्चा होता है तो उसके अवसर पर बधाई गाई जाती है और बधाई पर नृत्य किया जाता है। जावरा नृत्य की बात करें तो जावरा नृत्य जावरा जाति द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से अलग अलग जातियों द्वारा अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि कानड़ा जाति द्वारा, जो कि धोबी होती है, उसके द्वारा कानड़ा नृत्य किया जाता है। यह स्थानीय स्तर के नृत्य होते हैं। जो बरेदी होते हैं वह बरेदियों के द्वारा किया जाता है। बरेदी जो जाति होती है जो कि गाय बैल को चराने का कार्य करती है, उसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है स्थानीय स्तर पर, उसे बरेदी नृत्य कहते हैं। एक ढिमरियाई एक जाति होती है। ढिमरियाई क्या होते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, जिन्हें ढिमरा कहते हैं, उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे ढिमरियाई नृत्य कहते हैं। तो यह विभिन्न जातियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरीके से नृत्य किए जाते हैं, जिन्हें उनके नामों से जाना जाता है। और यह नृत्य कहाँ पर प्रचलित हैं, तो यह नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित है। एक होता है अखाड़ा। अखाड़े का आयोजन नवदुर्गा और मुख्यतः कहें तो दशहरे के समय इसका आयोजन किया जाता है। अखाड़े में लोग नवीन नवीन कर्तव्य दिखाते हैं और कर्तव्य दिखाते हुए नृत्य करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, अखाड़ा नृत्य कहा जाता है। तो क्लियर हुआ बुंदेलखंड के नृत्य। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य आते हैं।
निमाड़ के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य आते हैं और मालवा के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य आते हैं। दूसरा, इनका आयोजन कब होता है, तो मैंने आपको बताया है या तो कोई पर्व होगा या फिर विवाह होगा या फिर सगाई होगी या उत्सव होगा, इनके समय ही इन नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ये सारे के सारे नृत्य जो स्थानीय स्तर के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि मृदंग होती है, ढोलक होता है, चटकोरा होती है, सारंगी होती है, इनकी धुन ताल पर ही इसका आयोजन किया जाता है, इन पे नाच किया जाता है। कुछ नृत्य ऐसे होंगे जो सिर्फ स्त्री परक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पुरुष परक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो संयुक्त होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा स्त्री परक है, कौन सा पुरुष प्रधान है और कौन सा संयुक्त है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य की। तो बघेलखंड के लोक नृत्य में पहला क्या होता है, एक आ जाता है दादर। दादर लोक नृत्य में क्या होता है, तो यह मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसमें पुरुष स्त्री की वेशभूषा धारण करता है, पैरों में घुंघरू बांधता है और घुंघरू बांधकर नृत्य करता है। तो उसमें वेशभूषा स्त्री की होती है, लेकिन वेशभूषा धारण कौन करता है, पुरुष करता है। और इस तरीके से इस दादर नृत्य को पूर्ण किया जाता है। कहरा नृत्य की बात करें तो कहरा नृत्य यह पुरुष और स्त्री दोनों प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग शैली में गाए जाते हैं। स्त्रियां अलग इस शैली को डांस करती हैं और पुरुष अलग शैली में डांस करते हैं। इस नृत्य को बांसुरी की धुन पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, बांसुरी की धुन पर किया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कलशा। कलशा नृत्य कब किया जाता है, जब बारात की आगमनी होती है, जब बारात दुल्हन के घर पे आ रही होती है, तो दुल्हन पक्ष की ओर से सिर पर कलश रखकर, कितने कलश, 7 कलश रखकर इस डांस को किया जाता है। और इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य होता है स्वागत करना, अर्थात बारात का स्वागत करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। कोमाली नृत्य। कोमाली नृत्य कब होता है, यह शादी विवाह के टाइम पर ही होता है, समय पर ही होता है, लेकिन रात के समय इस नृत्य को किया जाता है और यह नृत्य रात भर चलता रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोमाली नृत्य। फिर अटारी नृत्य, परधोनी और सैला, ये जो हैं ये जनजातीय नृत्य हैं, जिनको हम आगे चल के देखेंगे जनजाति किस किस जनजाति में ये नृत्य किए जाते हैं। बिरहा नृत्य की बात करें तो जो बिरहा नृत्य है इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, ये कभी भी नृत्य हो जाता है। अक्सर करके यह विवाह और उत्सव के समय ही किया जाता है, लेकिन जब भी पुरुषों का मन होता है इस नृत्य को वह करने लगते हैं। जो अहीर जाति होती है उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अहीर जाति जब यह नृत्य करती है, पुरुष जब यह नृत्य करते हैं, तो कभी कभी महिलाएं भी इस नृत्यों में शामिल हो जाती हैं। तो यह मुख्यतः किया तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, परंतु इसमें कभी कभी महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो क्लियर हुआ मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं और यह किस तरीके से किए जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों में भी कुछ लोक नृत्य प्रचलित हैं। तो भिन्न भिन्न जनजातियां हैं जिनमें यह नृत्य प्रचलित हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह नृत्य किस जनजाति का है। तो यदि हम बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति में सुगा, बलमा, परधोनी, दशहरा, दादरिया, कर्मा, बैगा एवं गौंड जनजाति में मनाया जाता है। कर्मा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कर्मा नृत्य किन जनजाति में मनाया जाता है, तो बैगा के साथ साथ गौंड में भी मनाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए हैं बैगा जनजाति में, सुआ, बलमा, परधोनी, दशहरा और दादरिया के साथ साथ कर्मा, यह नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। मड़िया जनजाति की बात करते हैं। जो मड़िया जनजाति है, मैंने आपको बताया था जब हम जनजाति का अध्ययन कर रहे थे कि यह जनजाति छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रहती है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है वहां पर मड़िया जनजाति पाई जाती है। तो इसमें गौर नृत्य प्रमुख है। कौन सा है, गौर नृत्य। और बैरियल 11 की बात करें तो इन्होंने इस नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य पर रखा हुआ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ नृत्य से इसकी तुलना की हुई है। ओरांव जनजाति की बात करें तो ओरांव जनजाति में सरहुल नृत्य प्रमुख है। तो सरहुल लोक नृत्य है वह किस जनजाति में किया जाता है, ओरांव जनजाति में किया जाता है। कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति में चटकोरा, ढांडल और थापटी यह नृत्य किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जनजातियों के जो नृत्य होते हैं वह समूह प्रधान होते हैं, समूह के तौर पर किए जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। स्थानीय स्तर पर जो इनके वाद्य यंत्र होते हैं उन्हीं वाद्य यंत्रों के आधार पर यह नृत्य किए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो चटकोरा, ढांडल और थापटी जो लोक नृत्य हैं वह किस जनजाति में होते हैं, कोरकू जनजाति में किए जाते हैं। कवर जनजाति की बात करें तो कवर जनजाति में बार नृत्य प्रमुख है। कौन सा नृत्य होता है, बार नृत्य होता है।
भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति में जैसे कि भगोरिया, भगोरिया हमने हाट की बात की थी, भगोरिया समझा था, तो भगोरिया हाट में ही स्त्री और पुरुषों के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं। स्त्रियां और पुरुष अलग अलग वेशभूषा में आती हैं, स्त्रियां ग्रुपों में आती हैं, एक सी वेशभूषा होती है, और पुरुष भी ग्रुप में आते हैं, उनकी भी एक सी वेशभूषा होती है, और वह आकर ग्रुप बनाकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसे भगोरिया कहते हैं। इसी तरीके से भीली, भड़म, सेतम और गोल गधेड़ो नृत्य भीली जनजाति में किए जाते हैं। सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसे कहा जाता है दुलदुल घोड़ी। क्या कहा जाता है? दुलदुल घोड़ी कहा जाता है। इसमें घोड़ी पुरुष और महिलाएं जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वह घोड़ी की आकृति बनाते हैं और उस पर बैठकर यह नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? दुलदुल घोड़ी कहा जाता है। गौड़ जनजाति की बात करें तो गौड़ जनजाति में रीना, गोचो, टीना और गोंडी जैसे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो गौड़ जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं? रीना होता है, गोचो होता है, टीना होता है और गोंडी होता है। तो इस तरीके के जो नृत्य हैं वो किस जनजाति में होता है? गौड़ जनजाति में किए जाते हैं। मुड़िया जनजाति की बात करें तो मुड़िया जनजाति भी छत्तीसगढ़ वाले अंचल में ही पाई जाती है। इसमें मंडारी नृत्य, काकासार नृत्य और गोंडी नृत्य प्रमुख है। तो ये काकासार आपको याद रखना है, काकासार नृत्य किसमें होता है? मुड़िया जनजाति में होता है। कंजरा या बंजारा जो जनजाति होती है उसमें लहंगी नृत्य प्रमुख होता है। तो ये नृत्य हुए मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक नृत्य जो आते हैं, हमने अंचल के आधार पर भी देखा और जो जनजातियों में प्रचलित प्रमुख नृत्य थे उनको भी देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है, इनको आपको याद ही करना है कि किस जनजाति में कौन कौन से नृत्य प्रचलित हैं। क्लियर हो दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मध्य प्रदेश की इस सीरीज में जो हमारे लोक नाट्य बचे हुए हैं, लोक गायन बचे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ संस्थाएं हैं जो संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य कर रही हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।